नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हम हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर खास जानकारी देते हैं, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में किडनी डिजीज और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चर्चा का विषय। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में। अगर आपके भी इससे जुड़े हुए कुछ भी सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से सलाह ले सकते हैं। तो आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है प्रोस्टेट के बारे में। डॉक्टर त्रिपाठी, सबसे पहले ये बताएं कि प्रोस्टेट ग्रंथि आखिर है क्या और इसका कार्य क्या रहता है? जी देखिए, हमारे शरीर में जो मेल होते हैं, नॉट इन फीमेल, उनमें एक ग्रंथि होती है जो कि आपकी जो पेशाब की थैली है, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, उसके जस्ट नीचे जहाँ से मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं, तो जो हमारा पेशाब का ट्रैक है, आपका यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे एक यूरिथ्रा होता है जहाँ से पेशाब समय समय पे व्यक्ति पास करता है। तो यूरिथ्रा का जो स्टार्टिंग का 3 सेंटीमीटर का भाग है, ये चारों तरफ से ग्रंथि से कवर्ड होता है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। तो 50 साल के बाद सामान्यतः सभी लोगों में इस ग्रंथि की साइज़ बढ़ने लग जाती है। तो इसके बढ़ने की वजह से पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है और यही वजह है कि इस ग्रंथि का इम्पोर्टेंस यही है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथि का मुख्य काम होता है जो सेक्सुअल फंक्शन होता है मेल का, उसमें यह हेल्प करता है। इसमें कुछ फ्लूइड सीक्रेट होते हैं जो सेक्सुअल प्रोसेस में यूज़ में आता है। तो इस ग्रंथि के साइज़ बढ़ने की वजह से जो तकलीफ़ें होते हैं उन्हीं को हम प्रोस्टेटिक डिसीजेस बोलते हैं, जिनमें प्रोस्टेट से संबंधित आने वाली बीमारियां हैं। जी, डॉक्टर त्रिपाठी, सौम्य प्रोस्टेटिक और हाइपरप्लासिया क्या रहता है, यानी कि बीपीएच भी हम इसको कभी कभी कहते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है और कैसे ये पूरा फंक्शन होता है? देखिए, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच बहुत कॉमन टर्म है, बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज़ में वृद्धि होती है। ये वृद्धि की वजह से जो यूरिथ्रा है, पेशाब का मार्ग है, वो अवरुद्ध होता है, उसकी साइज़ में कमी आती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पेशाब करने में समस्या होती है। इस बीमारी को बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। बेनाइन वर्ड इसलिए जुड़ा हुआ है कि ये नॉन कैंसरस कंडीशन है, ये कैंसर नहीं है। कोई भी आपके शरीर में ग्रोथ होती है, साइज़ बड़ी होती है, तो सबसे पहला डर कैंसर का होता है, इसलिए इस नाम में बेनाइन जुड़ा हुआ है। ये कैंसरस स्थिति नहीं है और ये उम्र के साथ सभी पुरुषों में ये ग्रंथि की साइज़ बढ़ती है और ये बीमारी बहुत कॉमन है। जी, डॉक्टर त्रिपाठी, ये बताएं कि बीपीएच के आखिर क्या लक्षण रहते हैं, क्या सिम्टम्स हैं इसके? बीपीएच के मुख्य रूप से लक्षण, जैसा मैंने बताया कि ये अगर मूत्र की नली में अगर अवरोध पैदा होगा तो उससे रिलेटेड ही सारी संबंध होते हैं। जैसे कि बार बार पेशाब का आना, आपको पेशाब करने में समय लगना, पेशाब रुक रुक कर आना, पूरी तरह से पास ना कर पाना। सबसे इनिशियल सिम्टम्स में होता है कि व्यक्ति शिकायत करता है कि रात में उसे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। फिर अर्जेंसी होती है कि अगर व्यक्ति को पेशाब लगती है, वो बहुत देर तक रोक नहीं पाता, जब तक वो बाथरूम पहुंचता है उसके पहले ही पेशाब कपड़ों में छूट जाता है। पेशाब के रास्ते कई बार ब्लड आने लग जाते हैं। कई बार समस्या इतनी बड़ी होती है कि पेशाब पूरी तरह से रुक सकता है, व्यक्ति पेशाब पास ही नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेनिंग, कि आपको पेशाब करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उसके बाद ही आपकी पेशाब बाहर निकल पा रही है। फिर उसके बाद आता है कि ड्रिबलिंग, बार बार थोड़ी थोड़ी बूंदों बूंद से पेशाब होना, एक बार में पूरा नहीं निकालना। फिर होता है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब आपका पेशाब एक बार में आप पूरा खाली ही नहीं कर पाते। जब भी आप पेशाब करते हैं, कुछ मूत्र की ऐसा वॉल्यूम है जो कि आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें बचा रह जाता है, इसलिए हमेशा एक फीलिंग रहती है कि पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं हुआ है और व्यक्ति बार बार जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी, नॉक्चूरिया। इसमें से इनिशियल सिम्टम्स में आता है नॉक्चूरिया एंड फ्रीक्वेंसी। तो कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 50 के पार है और उनको ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो आपको बीपीएच हो सकता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है। आपको अपने टेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जी, डॉक्टर त्रिपाठी, इसकी जटिलताओं के बारे में बताएं, आखिर क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? बीपीएच सामान्यतः जब शुरुआती लक्षण हैं, ये बहुत माइल्ड लक्षण होते हैं। कई बार ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफदेह भी नहीं होते। वो कुछ फील करता है कि मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इस स्थिति तक किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, इस ग्रंथि की साइज़ में बढ़ोतरी होती है, उसी के साथ आपके जो लक्षण हैं उनमें वृद्धि होती है। कई बार ये समस्या काफ़ी गंभीर हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसमें से पहली चीज़ है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन।
आपका एकाएक पेशाब पूरी तरह से रुक जाना, मरीज ने पिछले 8 घंटे 10 घंटे से पेशाब पास नहीं किया है, पेट का जो निचला हिस्सा है वो काफ़ी फूल रहा है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसमें, इस स्थिति को बोलते हैं एक्यूट रिटेंशन, जिसमें तुरंत आपको पेशाब का कैथेटर डालना होता है, जिसको हम बोलते हैं फोलीस कैथेटर। उसके माध्यम से पेशाब को निकाला जाता है, तब उसके सिम्टम रिलीव होते हैं। तो एक्यूट रिटेंशन एक बहुत ही समस्या वाली चीज़ है बीपीएच के साथ एसोसिएटेड। फिर होता है क्रॉनिक रिटेंशन, मतलब ये यूरिन की जो अवरोध है यूरिन के मार्ग में प्रोस्टेट का, इसकी वजह से धीरे धीरे आपके पेशाब की रुकावटें होना, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोस्ट वॉइड। आप पेशाब करते हैं, उसके बाद पेशाब कुछ आपका शेष रह जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लग जाती है, इसको बोलते हैं क्रॉनिक रिटेंशन। तो ये भी एक समस्या की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर रिटेंशन कंटिन्यूस बना रहेगा, आपका यूरिन पूरी तरह से खाली नहीं होगा, तो वहाँ पे संक्रमण होगा, पेशाब में इन्फेक्शन होने का डर होगा, वो बैक प्रेशर की वजह से आपके जो गुर्दे हैं दोनों, उनको डैमेज कर सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। इस तरह से क्रॉनिक रिटेंशन की समस्या हो सकती है। फिर इसके बाद अगला होता है हेमेचूरिया। कई बार प्रोस्टेट ग्रंथि इतनी बड़ी है और सडन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, जो कि काफ़ी इससे मरीज के लिए बड़ी परेशानी होती है, वो एक इमरजेंसी हो सकती है। फिर किडनी फेलियर है, जैसा मैंने बताया कि अगर रिटेंशन लंबे समय तक रहता है तो ये धीरे धीरे करके आपका जो संरचना किडनी की है, 2 किडनी है, उनसे यूरिन बनता है और वो यूरेटर के माध्यम से पेशाब की थैली में पेशाब जाता है, और इस पेशाब की थैली से यूरिथ्रा के माध्यम से पेशाब बाहर जाता है। तो जब भी यूरिथ्रा में कोई अवरोध हुआ तो पेशाब की थैली में पेशाब की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से बैक प्रेशर होगा और दोनों गुर्दों में सूजन होने लग जाएगा, जिससे उनका जो काम है, जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने की जो कैपेसिटी है उनकी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और ऐसे पेशेंट में किडनी फेलियर भी हो सकता है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जो अपने लक्षणों को इग्नोर करते हैं और लंबे समय तक रुकावट की वजह से उनको किडनी फेलियर हो सकता है, जो कि बहुत ही घातक बीमारी है। तो ये कुछ ऐसी गंभीर परिस्थितियां हैं जो प्रोस्टेट के मरीजों में आ सकती है, और समय रहते अपने लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर से मिलकर उसका उचित उपाय कर आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जी, हमारे नंबर्स भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हमारे दर्शकों को अगर इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, अब ये बताएं कि बीपीएच का आखिर क्या निदान है, क्या सॉल्यूशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीपीएच की डायग्नोसिस पे आता हूँ कि कैसे हम पता करते हैं कि इस व्यक्ति को बीपीएच की बीमारी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्नोसिस में लक्षण। मरीज की जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक हमें बीमारी की तरफ पहुंचाती है। तो जो लक्षण की हमने बात की, रात में बार बार पेशाब जाना, पेशाब की धार पतली होना, जल्दी पेशाब छूट जाना, या पेशाब में कई बार ब्लड का आ जाना, बहुत जोर लगाना पेशाब में, इस तरह के लक्षण के साथ कोई भी व्यक्ति आता है तो वहाँ पे आप बीपीएच के बारे में सोचते हैं। हाँ, यही सेम लक्षण दूसरे अवरोध के जो भी वजह होती हैं उनमें भी हो सकता है, जैसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, आपको प्रोस्टेट का कैंसर है, उसमें भी यही लक्षण हो सकते हैं। तो आगे की जांचों के द्वारा इस बीमारी को और कंफर्म किया जाता है। दूसरा आता है रेक्टल, जो आपका डिजिटल एग्जामिनेशन है, डिजिटल फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें आपके जो गुदा मार्ग है, जो आपके उसमें एक फिंगर के द्वारा डॉक्टर अंदर फिंगर डालता है, उस एरिया के जस्ट आगे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और वहाँ से प्रोस्टेट को फील किया जाता है। तो अगर प्रोस्टेट का सरफेस जो है स्मूथ है, फर्म है, तो इस स्थिति में ये सजेस्ट करता है कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है। कई बार ये इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं, नोड्यूल्स होते हैं बहुत हार्ड, जो कि कैंसर को सजेस्ट करते हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी कई बार हम ये पता कर पाते हैं कि प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ी हुई है, ये कैंसरस लग रही है, नॉन कैंसरस लग रही है। उसके बाद हम आते हैं ब्लड एग्जामिनेशंस में, जिसमें सीबीसी आता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, यूरिन के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है वो सीबीसी से पता चल सकता है। फिर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक टेस्ट होता है, जिसकी मात्रा अगर आपको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है उसमें भी बढ़ती है और प्रोस्टेट कैंसर में भी बढ़ती है, लेकिन कैंसर की प्रेजेंस में ये लेवल बहुत हाई होते हैं। तो पीएसए करना बहुत ज़रूरी होता है इन मरीजों में। उसके बाद रूटीन टेस्ट होता है यूरिन का, कि यूरिन में कोई संक्रमण तो नहीं है, उसमें पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं। फिर किडनी फंक्शन टेस्ट होता है कि अगर प्रोस्टेट की वजह से आपके मूत्र मार्ग में कोई अवरोध है और किडनी पे कोई प्रेशर आ रहा है, ऐसी स्थिति में किडनी का फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, उससे आपके ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ रीनल फंक्शन टेस्ट में आते हैं, ये टेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है किडनीज एंड प्रोस्टेट का, जिसमें कि प्रोस्टेट की साइज़ देखी जाती है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्ट्रासाउंड का पोस्ट वॉइड रेसिड्यू, यानी कि अगर आपने अपनी पेशाब नहीं गए हैं, पेशाब की थैली भरी हुई है, तो देखा जाता है कि पेशाब की थैली में कुल यूरिन का मात्रा कितना है, और फिर व्यक्ति को बोला जाता है कि आप पेशाब
करके आएँ, और जब वो यूरिन करके आते हैं फिर से उस थैली का वॉल्यूम देखते हैं कि पेशाब कितना बचा है। सामान्यतः ये जो लेवल है ये 30-40 ml से कम होता है या 10% प्रीवॉइड का होता है। अगर इसकी मात्रा अधिक है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके यूरिन में रुकावट हो रही है, आपकी थैली में रिटेंशन हो रहा है क्रॉनिक, जो कि आगे आपको समस्या दे सकता है। कई बार स्पेसिफिक कंडीशंस में और समस्याएं होने पे फर्दर टेस्टिंग की जाती है, जिसमें सिस्टोस्कोपी आता है, आपका आईवीपी होता है, सीटी यूरोग्राफी होता है, एक्सरे होते हैं केवीबी रीजन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं इस बीमारी की जांच करने के लिए, जो कि आगे के इलाज में हेल्प करती हैं। जी, चलिए कॉलर इस वक्त हमारे साथ बंटी हैं जो गुना से जुड़ चुके हैं। जी बंटी जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मम्मी के किडनी में, राइट किडनी में 42 mm की फसली है। सर उसके बारे में पूछना सर, ऑपरेशन बताया 1 महीने बाद इंदौर में। देखिए, किसी भी पथरी में, जो भी आपकी किडनी के रास्ते में पथरी है, उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसमें से एक होता है गुर्दे का जो स्टोन का है उसका साइज़ क्या है। तो सामान्यतः जो 5 mm से छोटी पथरी होती हैं, कई बार वो ज़्यादा पानी पीने से और कुछ मेडिकेशंस के सहारे अपने आप निकल जाती हैं। साइज़ 5 से 10 mm के बीच में है, इसमें संभावनाएं निकलने की होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, आप 50% समझ सकते हैं। और अगर स्टोन का साइज़ 9 mm या 10 mm से ज़्यादा का है तो निकलने की संभावनाएं कम होती हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं कि वो क्या मूत्र मार्ग का अवरोध कर रहा है। अगर वो पत्थर किडनी के कैलिसिस में फंसा है और वो रास्ते में नहीं आ रहा है तो ऐसे में सिर्फ दवाइयाँ होती हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो रास्ते में रुक रहा है, जिसकी वजह से किडनी में सूजन आ चुकी है, रास्ता रुक चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये तो आपकी सारी रिपोर्ट सब कुछ देख के आपका चिकित्सक ही उसके लिए उचित सलाह दे सकता है। तो जैसा भी आपको सलाह दिया गया है आप उसको फॉलो करें, उनसे मिलें, अपने डॉक्टर से इसका सवाल करें कि क्या ये दवाइयों से संभव है निकल पाना या हमें ऑपरेशन पे जाना पड़ेगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बंटी जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर त्रिपाठी, आप ये बताएं कि क्या बीपीएच के लक्षण वाले व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है क्या? उसका निदान आखिर कैसे किया जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि दोनों के ही लक्षण बिल्कुल सेम हो सकते हैं। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि का इन्लार्जमेंट है वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है, दोनों ही स्थिति में पेशाब का रास्ता रुक रहा है, इसलिए दोनों में ही ये अर्जेंसी, नॉक्चुरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ये सभी लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में भी मिल सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में कुछ एडिशनल फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे खून गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होगी, बीमारी रैपिडली प्रोग्रेस करेगी। आप में दूसरे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं, जैसे कि भूख नहीं लगना, वजन का लगातार कम होना, या कैंसर कई बार दूसरी जगहों पे फैलता है, जैसे कि आपकी बोन्स में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो उससे एसोसिएटेड लक्षण हो सकते हैं। तो इस तरह से लक्षण तो दोनों के सेम होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रोस्टेट के लक्षण के साथ आ रहा है, कैंसर की भी संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। तो इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, आपका सवाल था। तो पीएसए मैंने बताया, अगर पीएसए का लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये कैंसर इंडिकेट करता है। जो आपका जो फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं उसमें अगर प्रोस्टेट बहुत इरेगुलर है, बहुत हार्ड नोड्यूल है, तो वो सजेस्ट करता है कि कैंसर की संभावना बन सकती है। तो इस तरीके से अगर ऐसी संभावनाएं बनती है तो इनके फर्दर टेस्टिंग पे जाते हैं, जैसे प्रोस्टेट बायोप्सी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है कैंसर पता करने के लिए। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कैंसर की डायग्नोसिस के लिए, प्रोस्टेट बायोप्सी, जो फिंगर एग्जामिनेशन है वो, और पीएसए लेवल। इन तीनों के माध्यम से हम कंफर्म बता सकते हैं कि इनको प्रोस्टेट का कैंसर है कि नहीं। तो आपके पेशाब के रास्ते के मार्ग से अंदर जाके प्रोस्टेट का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जहां से आपकी कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म की जाती है। जी, डॉक्टर त्रिपाठी ये बताएं कि सर्जिकल उपचार इसमें कितना सहायक होता है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, 2 तरह से इलाज होते हैं, कंजर्वेटिव थेरेपी, मेडिकल थेरेपी एंड सर्जिकल थेरेपी। कंजर्वेटिव थेरेपी है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, फिर कुछ ड्रग्स होती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में इनिशियल फेज में तो यही ट्रीटमेंट चलता है। सर्जिकल थेरेपी की कब कब ज़रूरत पड़ सकती है, अगर किसी व्यक्ति को यूरिन पूरी तरह से रुक रहा है, किसी व्यक्ति को लंबे समय से अवरोध है और मेडिकल थेरेपी के बाद भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लगातार ब्लड आ रहा है, प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ने की वजह से आपका किडनी फेलियर में जा रहा है, ऐसी स्थितियों में जहां दवाइयां असर नहीं कर रही है, सर्जरी आवश्यक होती है। तो सर्जरी में अलग अलग तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल सर्जरीज़ हैं और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़ हैं। तो जो नॉर्मल सर्जरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन जो होती है उसको TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें एक रिसेक्टोस्कोप होता है, कैमरे के साथ एक रिसेक्शन वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको पेशाब के माध्यम से आपकी प्रोस्टेट की ग्रंथि तक ले जाते हैं। इसमें कोई चीरा नहीं लगता और अंदर जाके प्रोस्टेट के जो एडिशनल जो हिस्से हैं जो अवरोध पैदा कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाता है। सामान्यतः इसमें आपको ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, करीब 1 से 2 घंटे का ये प्रोसेस होता है। प्रोस्टेट को निकालने के बाद व्यक्ति को 2 से 3 दिन में छुट्टी कर दी जाती है।
4 से 6 हफ्ते तक उसको बहुत हैवी एक्सरसाइज और बहुत स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बहुत अच्छी मेथड है, बहुत कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा मरीजों में यही की जाती है। 10 से 15 साल तक बहुत आराम से मरीज प्रोस्टेट के लक्षणों से मुक्त हो सकते हैं और करीब करीब 80 से 90% लोग इससे उनके सिम्टम्स में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। दूसरा होता है कई लोग जो इस सर्जरी के लिए फिट नहीं हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, दूसरी है तो उसमें होता है ट्रांसयूरेथ्रल एब्लेशन, मतलब आप जस्ट इंसीजन कि आप कुछ इंसीजन दे देते हैं मल्टीपल जगहों को टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए। फिर मिनिमली इन्वेजिव प्रोसेस में आते हैं जिसमें बहुत सी थर्मल थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें आप कुछ गाइड वायर के थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस करते हैं। फिर लेज़र थेरेपी होती है जिसको हम होलेप बोलते हैं, होल्मियम लेज़र। तो इसमें आप लेज़र के माध्यम से प्रोस्टेट के जो पार्ट हैं उनको पूरी तरह से आप एब्लेट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। इसमें कोई चीरे वगैरह का ज़रूरत नहीं होता। तो ये मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी है, लेकिन इनमें बहुत लंबे समय तक ये वर्क नहीं करती, थोड़ा कॉस्टली थेरेपीज़ हैं, लेकिन इनमें हॉस्पिटल स्टे कम होता है। आपने आज ऑपरेशन किया, कल आपकी छुट्टी की जा सकती है। तो ये सभी सर्जिकल मेथड्स हैं जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के पेशेंट में हम ऑफर करते हैं ऐसे मरीजों को जिनमें मेडिकल थेरेपी काम नहीं कर रही है। जी, एक कॉलर हमारे साथ तंवर सिंह जो कि देवास से जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ में। क्या जानना चाहते हैं आप? समझ रहा था साहब, इसमें जैसे आपने ये बताया था कि जो जैसे मैं चाय पीते हैं या पानी पीते हैं बार बार उसको पेशाब आना है। हाँ, क्या सवाल है आपका? अगर आप चाय और कॉफी पी रहे हैं, पानी की मात्रा अधिक ले रहे हैं, हाँ दूध पी रहे हैं तो उसके तुरंत थोड़ी देर बाद पेशाब आना। देखिए, अगर आप ज़्यादा अधिक पानी पीते हैं तो पेशाब ज़्यादा आएगा, ये सामान्य सी बात है। लेकिन कई बार प्रोस्टेट की ग्रंथि जिसको बढ़ी रहती है उन लोगों में ये लक्षण होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो अगर आपको ये समस्या लंबे समय से है तो आपको बिल्कुल अपना टेस्ट करना चाहिए, आपको अपना अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, पेशाब के टेस्ट करने चाहिए। अगर प्रोस्टेट की साइज़ ज़्यादा है तो कुछ मेडिकल थेरेपीज़ इनमें होती हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, आपके कुछ दूसरी ड्रग्स होती हैं जो प्रोस्टेट की साइज़ को कम करती हैं। उनके उपयोग से आपके लक्षण पे पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। तो अगर आपको ये लक्षण है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने बेसिक टेस्ट करें कि आपको BPH है या नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर त्रिपाठी। जैसे कि आप अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में बता रहे थे, ये बताएं कि न्यूनतम इन्वेसिव ट्रीटमेंट आखिर क्या रहता है? देखिए, इसके बारे में अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब है कि जो बहुत बड़ी सर्जरी ना हो, बहुत लंबा स्टे ना हो हॉस्पिटल का, मरीज जो बहुत अनफिट पेशेंट हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है, दिल कमज़ोर है, जो कि एक सामान्य जो TURP या दूसरी सर्जरी बताई उनको नहीं झेल सकते, ऐसे मरीजों में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की जाती है। तो बहुत सी बीमारियों में ये टर्म यूज़ किया जाता है मिनिमल इन्वेजिव। इसका मतलब है कम से कम जटिल ऑपरेशन के सहारे मरीज को आराम देना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होलेप होता है, होल्मियम लेज़र रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें आप लेज़र के माध्यम से प्रोस्टेट ग्रंथि को के जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं। इसमें कोई चीरा वगैरह नहीं लगाते हैं। फिर इसके बाद दूसरी भी जैसा मैंने बताया कि थर्मल थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें आप वाटर बेस्ड थर्मल थेरेपी हैं, जिनसे आपको अलग अलग चीज़ों के माध्यम से प्रोस्टेट ग्रंथि को एक तरह से हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में गला दिया जाता है, जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिनिमल इन्वेजिव का फ़ायदा ये है कि अगर आप अनफिट हैं तो आप इन प्रोसीजर्स में जा सकते हैं, आपको अधिक हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है। आपने आज ऑपरेशन किया, आपकी कल छुट्टी की जा सकती है। तो ये मिनिमल इन्वेजिव थेरेपीज़ हैं। एक चीज़ और इससे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, सर्जिकल ऑप्शन बाद में आते हैं। पहले आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन मेडिकल थेरेपी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इनिशियल सिम्टम्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है लक्षणों में, तो आप उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि आप पानी का सेवन इवनिंग या रात के बाद ज़्यादा ना करें। कॉफ़ी, अल्कोहल है, ये आप जितना लेते हैं उतनी ज़्यादा यूरिन होता है तो आपका सिम्टम बढ़ जाता है, तो इसका मात्रा का सेवन ना करें। इवनिंग टाइम के बाद से फ्लूइड का इंटेक कम लें। फिर बहुत से ज़्यादातर इस उम्र में लोगों को हार्ट की, किडनी की बीमारियां होती हैं, तो वो कुछ डायूरेटिक्स ड्रग लेते हैं, जैसे लेसिक्स है, डाइटोर है। इनके समय को चेंज करें कि आप मॉर्निंग की डोज सुबह ले रहे हैं और रात की डोज को इवनिंग में लें 2 से 3 बजे, क्योंकि जैसे ही आप दवाई लेंगे यूरिन बार बार आएगा तो आपके लक्षण और बढ़ेंगे। फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज होती है जिससे कि आपकी कैपेसिटी बने, तो उन एक्सरसाइज को बताया जाता है कि उसको करें रेगुलर, जिससे कि आपके लक्षणों में कमी आए। आप बार बार यूरिन जाएं, यूरिन को होल्ड ना करें, जैसे ही यूरिन लगी है तुरंत यूरिन पास करें, जिससे लंबे समय तक यूरिन रुके ना, क्योंकि स्टेसिस जितना ज़्यादा होगा, जितना यूरिन रुकेगा आपकी थैली में, उतना ही इन्फेक्शन संक्रमण का आपको डर होगा। फिर आते हैं लोकल हाइजीन को मेंटेन रखना। आपको इन्फेक्शंस वगैरह लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलना, खान पान का अच्छा परहेज रखना। बहुत सी बार देखा गया है कि आप
सेडेटिव ड्रग्स होती हैं, आप काउंटर में जाके खुद ही सर्दी जुकाम की, साइनोसाइटिस की कुछ दवाइयाँ लेते हैं जिनमें सेडेशन होता है, तो ये लोग बहुत जल्दी रिटेंशन में जाते हैं, यूरिन रुकने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों से बचें। जी, तो ये सभी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं अर्ली फेज में, स्टार्टिंग में। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही आपको बताएंगे उसके उपाय। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।